कोई है नहीं यहाँ पे। कल आए थे क्लास लेने और आज पलवल तक डाउन करेंगे। पलवल नहीं, अप डाउन तो नहीं कर पाए ना, इसलिए पीजी की व्यवस्था कर रहा हूँ उनके। 150 किलोमीटर से आ रहे हैं हम लोग। 150 किलोमीटर पड़ता है हम लोगों का। पलवल ये यहाँ से हाँ, डीसीटीएम पड़ता है पलवल में। कॉलेज हाँ डीसीटीएम से आगे तो वो आ रहे हैं वो बॉर्डर से आ रहे हैं। बॉर्डर से भी आगे जा रहे हैं कोसी ओसी जा रहे हैं। ये तो नहीं पड़ता क्या फिर भी। हाँ ये कोसी होगा तो 150 पड़ जाएगा। मैं जाता था जहाँ पे पलवल, वहाँ पे डीसीटीएम है, यहाँ से 120 किलोमीटर पड़ता था। इसलिए हाँ तो उससे भी आगे जा उससे आगे से लोग आते हैं। कोसी से आ रहे हैं बॉर्डर पे। तो दिल्ली तो अपडेट करना मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। बात कर लेंगे अभी आ रहे हैं 11 बजे तक आएंगे, उनके साथ ही भेजेंगे। दिखा दीजिए। थोड़ी सी मेहनत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ से औरंगाबाद वाला स्टेशन। स्टैक चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्टैक का नेचर क्या होता है? यह भी एक तरह का एरे होता है। अगर आप लोगों ने स्टैक की डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा तब तो नेचर क्या होता है इसका? स्टैक का नेचर लास्ट इन एक तो साथ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एक बात ये लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा। लिखो और हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और नेचर में होते हैं। हाँ, तो हम स्टैक की बात करें तो स्टैक अगर हम पास वाले बनाते हैं तो अगर हमें इसमें एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो आपको बेसिकली यूज करना होता है st डॉट पुश मेथड होती है जिसके थ्रू आप एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वट एवर बट मैंने दिया यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, जितने एलिमेंट हमें इंसर्ट करने हो उतनी बार हमने पुश कर दिया इसमें। तो चलिए कुछ एलिमेंट डाल दिया हमने। हाँ, और अगर आपको एलिमेंट एक्सेस करना हो जस्ट वही तरीका है, ऑब्जेक्ट टाइप यूज कर सकते हैं आप। फॉर ईच आपने लगाया लेफ्ट ना वट एवर बट देन लेट्स कंसोल डॉट राइट लाइन। बट आपको एलिमेंट आपके मिलते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो रहता है ना पानी नहीं मिलाता है से कांटेक्ट करता है, आप उसको पकड़ लो। संदीप का थोड़ा सा जो है ना, छोटा सा पतला सा कांटेक्ट पूरा नेटवर्क फैला हुआ है उसके बाद। अच्छा उसने कहा था यहाँ से मिलेगा तो कहीं दूसरी जगह दिखा वहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे दूसरी जगह दिखा। बेसिकली देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट जब हमने इंसर्ट किया है जो एलिमेंट को, वो एलिमेंट्स किस ऑर्डर में सेट हुए हैं आप देखेंगे। जो एलिमेंट हमने पहले सेट किया था वो ऑटोमेटिक लास्ट में चला गया है। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक एलिमेंट्स को ही ऐसे अरेंज कर लेता है। अब जब हम रिमूव करेंगे इसमें से, जैसे अगर हमने कोई एलिमेंट इसमें से रिमूव किया जस्ट लाइक हमने यूज किया यहाँ पे st डॉट पॉप। पॉप किया, पॉप करने के बाद फर्दर हमने इस लिस्ट को प्रिंट करा यहाँ पर एक अब देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स किस तरह से गया है जो रिमूव हुआ है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का कंडीशन है यहाँ पे ना, जो लास्ट में गया था
वो पहले आउट हो गया। बेसिकली ये क्या करता है, एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में सेट ही कर लेता है। जैसे आप इंसर्ट करेंगे उसे उसके हिसाब से जो आपका एलिमेंट पहले आया रहेगा उसे लास्ट में कर देगा और लास्ट वाला पहले सेट कर लेगा, ठीक है। और जो लास्ट में आया रहेगा उसे पहले रिमूव कर देगा, ठीक है। हाँ, जिसमें आप क्या बोलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे बिस्किट का पैकेट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। बैक किया, जो सबसे लास्ट में रखा उसको सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। पाइप है, पाइप पे कोई चीज डाली आपने, जो पहले डाला वो पहले बाहर निकल गया, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। क्यू जो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। स्ट्राइक जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। मतलब स्ट्राइक लीफो पर वर्क करेगा, क्यू फीफो पर वर्क करेगा। दो ही कंसेप्ट होते हैं, लीफो एंड फीफो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, अब देखा जाए ऐसे तो रियलिटी में इसे कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं? आपको एक ऐसी प्लेस बताओ जहां इसे हम लगा सकते हैं, किसी एप्लीकेशन में, किसी साइट में, कहाँ लगा सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर में? कस्टमर पहले आ रहा है तो पहले सर्विस मिलेगी, तो लास्ट क्यों है वो जो मैं बता रहा हूँ। जैसे शादी की प्लेटें रखी होती है, प्लेट वगैरह सबसे ऊपर वाली है तो लास्ट है, उससे पहले जाएगी। बिल्कुल। अगर हम प्लेटों का रिकॉर्ड रखते हैं तो ऐसा सॉफ्टवेयर बना लें तो सर उसका ये यूज हो जाएगा। हाँ, ऐसे कुछ चीजें होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पर अगर हमें एलिमेंट्स को डायनेमिकली मैनेज करना है तो हम चाहते हैं जो एलिमेंट्स पहले आया है उसे पहले निकाला जाए, ये जो बाद में आया है उसे पहले निकाला जाए। जैसे कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं, कॉल लॉग्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, मेल्स होते हैं, जहां पर आपके एलिमेंट की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है और वहां पर आपको उस कैपेसिटी से ज्यादा एलिमेंट्स रखने होते हैं, तो आपको वहां पर कुछ न कुछ अरेंज करना पड़ता है। जैसे सपोज करिए आपके इनबॉक्स में 100 मैसेज रखने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो उस केस में दो कंडीशन है कि अगर 100 मैसेज से ज्यादा होते हैं या तो आप मैसेज को मैनुअली डिलीट करो या फिर वहां पर हमें कोई एक नेचर लगा देते हैं कि भाई जो सबसे लास्ट वाले मैसेजेस रहेंगे वो आपके क्या होंगे, तो सबसे पहले वाले मैसेज रहेंगे वो सबसे पहले डिलीट हो जाएंगे। मतलब जो आप बाद वाले हैं वो बाद में, तो पहले वाले हैं पहले डिलीट हो जाएंगे। सेम कंडीशन लॉग पर होती है, कॉल लॉग्स पर, वहां पर भी लगा सकते हैं। कितने लॉग्स आपके पास परमानेंटली मेंटेन रहेंगे, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो पहले वाली ऑटोमेटिक डिलीट होती चली जाएंगी। ऐसे नेचर्स आप लगा सकते हो ऐसी जगहों पर, या लगाए भी जाते हैं, मतलब ऐसी जगहों पे चीजें अप्लाई की है। रिसेंट कॉल्स जो होते हैं आपकी, डायल कॉल, रिसीव कॉल, इन पे यूज होता है। तो उसमें तो एंड वाले होंगे ना, हाँ, तो उसमें तो फिक्स हो गया ना, क्या फिक्स होते हैं? ऑटोमेटेड होते हैं ना वो चीजें, वो आप मैनुअली डिलीट नहीं करते हो ना, वो तो ऑटोमेटेड रही है ना। तो ऑटोमेटिक क्या करता है, देखता है जो पहले वाले रहते हैं तो डिलीट करता चला जाता है और नए वाले आपके आते रहते हैं, एडजस्ट होते रहते हैं। हाँ, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट दोनों कंडीशंस होती हैं। जरूरी नहीं है एक सारे कंसेप्ट अप्लाई किए जाए, एक साल बना रहा है उसमें सब कुछ लगा दोगे। चीजें होती है, कुछ यूज की जाती है, कुछ नहीं यूज की जाती है, वो तो डिपेंड करता है आपकी नीड पर। नीड आपकी कैसी है, नीड है आपने लगाया, नहीं नीड है मत लगाया। लेकिन मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, ऐसी जगहों पर यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट पता रखने चाहिए कैसे होते हैं, कैसे यूज करते हैं। कुछ साइट होती है जैसे शॉपिंग साइट्स होती है, इसमें कट वगैरह ऐड करते हैं। हमने 4 आइटम परचेज किया और उसे इसमें रिमूव करना, हमने रिमूव पे क्लिक किया, जैसे रिमूव पे क्लिक किया जो सबसे लास्ट में आया था सबसे पहले रिमूव हो गया, फिर उसके बाद वाला रिमूव हो गया, फिर उसके बाद रिमूव हो गया, वहां पर स्टैक अप्लाई कर दिया जाता है। अच्छा,
ये जो कंसेप्ट है स्टैक क्यू वगैरह के, ये कंसेप्ट पूरी तरह से डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट आप C# में भी अप्लाई करते हो, ये कंसेप्ट आप ये कंसेप्ट आप C में भी अप्लाई करोगे, C++ में अप्लाई करोगे, या कोई भी लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट में अप्लाई करोगे, जावा में भी अप्लाई करोगे, कोई भी लैंग्वेज होती है वहां पर अप्लाई किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि आप जिस फीचर को पढ़ते हैं उस फीचर को उस लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करें। हो सकता है कोई वेबसाइट बना रहे हो और अगर आपको स्टैक का काम हो तो आप जावास्क्रिप्ट का स्टैक यूज कर लें, जरूरी नहीं है आप C# का स्टैक लगाएं, वहां पे JS का लगा सकते हैं आप, वो भी काम करेगा। लेकिन एक होता है फीचर पता है, आप उसे JS में इंप्लीमेंट करो, C# में इंप्लीमेंट करो, C में इंप्लीमेंट करो, आपकी मर्जी, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ इंप्लीमेंट करो। चीजें पता होनी चाहिए, वर्क कैसे करता है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, इतना पता होना चाहिए बस। ठीक है, फिलहाल के लिए ये स्टैक का नेचर होता है। अच्छा, स्टैक के साथ अगर आप कुछ और मेथड देखते हैं, जैसे st डॉट करते हैं तो इसके सारी मेथड्स जो होती हैं आपको मिल जाती है। मेथड्स वही लगभग हैं जो आपने पढ़ी, क्लियर, क्लोन, कंटेंट्स, कॉपी टू व्हाटएवर करके यही सारी कुछ मेथड होती हैं, ज्यादा नहीं है, इसमें बहुत कम मेथड होती हैं। काउंट आपको पता ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके बता देता है कि स्टैक में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पर्टिकुलर एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये मेथड्स आप यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर क्यू की बात करें, यहाँ पर स्टैक की जगह हम क्यू लगाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर यूज कर लूँ जस्ट क्यू इक्वल न्यू क्यू, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेचर जो होगा थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर हम करते हैं st की जगह पे QQ डॉट, दो फंक्शन होता है यहाँ पे InQ और DQ। जैसे हम उस पॉप यूज करते हैं, यहाँ पर InQ DQ यूज किया जाता है, इंसर्ट करने के लिए InQ, रीड करने के लिए DQ। ठीक है, तो जस्ट NQ सेम टर्मिनोलॉजी में से आप अभी वेस्ट कर लीजिए दो बार और। पॉप से रिमूव होता है, पुश से इंसर्ट होता है। एंड इनक्यू किया हमने, एलिमेंट डाल दिया, एंड देन हमने यहां पर किया DQ, लेट्स QQ डॉट DQ। तो जस्ट हम जब DQ करेंगे तो यहां पर आप नेचर देखिएगा QQ का कैसे करेगा, क्या करेगा। जब इंसर्ट किया हमने तो एलिमेंट्स कुछ इस ऑर्डर में आ रहे हैं, जिस ऑर्डर हमने रखे थे। कुछ हमारा ऑर्डर ये था, ये हाँ, तो जिस ऑर्डर में रखे थे देखिए उसी ऑर्डर में रखा है 100, 300, 1000, 600 उसी ऑर्डर में। ठीक है, और जब हमने रिमूव किया इसमें से तो आप देख सकते हैं इसमें तो एक ही रिमूव हुआ है 100 वाला, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, उसका मतलब ही तो यही है। एलिमेंट्स एक एक ही रिमूव करेगा, लेकिन बस नेचर, इसका ऑर्डर चेंज रहेगा। बस जो पहले आएगा उसे पहले रिमूव कर देगा, जो बाद में आएगा वो बाद में रिमूव कर जाएगा। ठीक है, ये इसका नेचर होता है क्यू का। बाकी मेथड्स जो होती है वो सेम होती हैं, बाकी ऑपरेशन करने के लिए कॉपी करना, क्लियर करना, जो भी करना है इसके साथ वो सेम होती है। इंडेक्स तो बनते ही बनते हैं। ये आपका QQ, आप इसको INT आप इसको एक्सेस कर सकते हो ना, इंडेक्स को यहाँ पे कर लो, और यहाँ पे करते हैं फंक्शन ने यहाँ पर कोई रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं इंडेक्स को क्रिएट करता ही करता है। एरे जैसा स्ट्रक्चर ही होता है, एरे है तो एरे में इंडेक्स तो क्रिएट करता ही करता है ये। और इसका मैं एक
नहीं, इसमें काउंट वगैरह करने के लिए है सारी, मतलब एरे के साथ डील करने की सारी मेथड दी गई है, इंडेक्स के साथ विजिट करने की मेथड ऐसे नहीं दी गई है, बाकी सारी चीजें हैं। तो ये रहा क्यू। ऐसे ही छोटे छोटे और क्लासेस हैं, सॉर्टेड लिस्ट है और हैश टेबल है, ठीक है। तो सॉर्टेड लिस्ट हैश टेबल एक बार देखिए, तो जल्दी से बताकर मैं खत्म करता हूँ। अगर हम यहाँ यूज करते हैं इसके प्लेस पे सॉर्टेड लिस्ट, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और लगाता हूँ यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट, जस्ट सॉर्टेड लिस्ट whatever but लिस्ट। अगर आप लिस्ट करते हैं तो यहाँ पर लिस्ट डॉट ऐड करते हैं अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए दो चीजें मिलती हैं, मतलब ये जो लिस्ट होती है ये दो बेस पर होती है, एक की होती है और एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि ये पूरा एरे जो होता है आपका वो की पेयर में होता है, इसमें एक की होगी एक वैल्यू होगी। जहां पर आपका इंडेक्स होता था, इंडेक्स के जगह पर यहाँ पर की होगी, जहां पर इंडेक्स में वैल्यू होती थी वहां पर वैल्यू होगी। दूसरी कंडीशन है जब ये लिस्ट बनती है तो ये अपने आप ही एलिमेंट को सॉर्ट कर देता है। एलिमेंट्स को जैसे आप एग्जीक्यूट कराएंगे या रन करेंगे आपके एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाते हैं, मैनुअल सॉर्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी ये लिस्ट बनेगी तो एलिमेंट को ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देती है सीक्वेंस। तो सिंपली जैसे मैंने ऑब्जेक्ट की दिया, किस ऑर्डर में करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग? असेंडिंग। अब मान लीजिए यहाँ पे दिया अनिल व्हाटएवर, कॉपी करता हूँ ऐसे ही। सर आपको ज्यादा की देनी पड़ेगी उसमें, यही तो की है ना, अरे पहली वैल्यू जो है वो की है, दूसरी वैल्यू उसकी वैल्यू है। अच्छा, दोनों ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, दोनों में आप कुछ भी दे सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हो, व्हाटएवर कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू होगी 1 2 3 की हो जाए वो अल्फाबेट में भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो 1 2 3 की कुछ भी हो सकता है। की तो मीनिंगफुल आप जो भी नेम देना चाहे दे सकते हैं, की इसमें मीनिंगफुल आप की इसीलिए बनाई गई है। जब हम इंडेक्स साथ डील करते थे तो इंडेक्स को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, किस इंडेक्स पोजीशन पर कौन सा मेंबर है। कीज हमने सेट कर दी तो कीज को याद रखना आसान होता है, मीनिंगफुल नेम दे दिया, नेम याद करना आसान है, जिससे आप कीज को एक बेस पे वैल्यू प्रोसेस कर सकते हैं। तो लेकिन बैकएंड में तो ये इंडेक्स वैल्यू से ही चलता होगा, बैकएंड में वो अपना काम करता है, लेकिन आपके इंटरफेस के लिए इसने की दे दी है, मतलब आपको इंडेक्स की नाम यूज करके आपको की यूज करना है। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं लिस्ट, अगर हम करते हैं इसको अभी के लिए प्रिंट, तो आप देखेंगे जो एलिमेंट्स इसके हैं, अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ पे ये क्या रिटर्न करता है, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट डिक्शनरी एंट्री। हमने इसके एलिमेंट्स को प्रिंट कराने का प्रयास किया तो रिटर्न कर रहा है क्या, डिक्शनरी एंट्री। डिक्शनरी एंट्री का मतलब है कि जब यह एलिमेंट को इंसर्ट कराता है तो अपनी एक डिक्शनरी बनाता है जिसमें एक की होती है और एक वैल्यू होती है, ठीक है। बेसिकली जब यह कलेक्शन हमें मिलता है तो इस कलेक्शन में से हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम की एक्सेस करना चाहते हैं उसकी या वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका दो सोल्यूशन है, हम क्या क्या एक्सेस करना चाहते हैं। जस्ट अगर आप यहाँ करते हैं टेम्प डॉट, तो ये आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, यहाँ लिस्ट डॉट कर सकते हैं आप,
की गेट की अगर ये काम करता है तो ठीक है। यहाँ लगाते हैं डिक्शनरी एंट्री और इसे करते हैं बिल्ड। वैसे अभी भी काम करे कोई दिक्कत नहीं है। टेम्प डॉट करते हैं तो की या वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हमें की केवल चाहिए, हमने टेम्प की किया और ये बेसिकली हमें की रिटर्न करेगा। ठीक है, वैल्यू चाहिए वहाँ पर डिक्शनरी एंट्री नहीं है। हाँ, क्या ये डिक्शनरी टाइप का बनता है ना, तो हमें डिक्शनरी एंट्री लेना पड़ेगा। बैकएंड में ये डिक्शनरी बनाता है, तो इसकी वैल्यू आपको एक्सेस हो जाएगी। और दोनों एक साथ चाहिए। दोनों का प्रिंट करा लीजिए एक साथ। अच्छा, जिसमें मैं सिंपल सी बात है। आप यहाँ एक प्लेस होल्डर लगा दीजिए, मैंने यहाँ लगा दिया, लाल मान लीजिए की whatever but 0 position and value whatever but 1 position। हमने कहा की डॉट टेम्प डॉट वैल्यू टेम्प डॉट की कॉमा टेम्प डॉट की एंड वैल्यू। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो सॉर्टिंग होती है वो सॉर्टिंग हमेशा की बेस्ड पर होती है। की बेस्ड पर सॉर्टिंग होती है। जो कीज होती है कि वो न्यूमेरिक होगी या अल्फाबेट होगी, डजंट मैटर, लेकिन उसी के बेस पे सॉर्टिंग करेगा, कीज को सॉर्ट करता है। ठीक है, और कीज के बेस पर ही, चूंकि हम एलिमेंट को जैसे इंडेक्स बेस पर एलिमेंट एक्सेस करते थे, वैसे की बेस पर एलिमेंट एक्सेस करते हैं। तो एलिमेंट आपके की बेस पर सॉर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हमने दिया हुआ है। अल्फाबेट में देखिएगा ए पहले आया है, देन पी आया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अल्फाबेट में असेंडिंग ऑर्डर में से ये सॉर्ट कर लेगा कीज को, जैसा डिक्शनरी में होता है। सेम डिक्शनरी का ही कंसेप्ट है, डिक्शनरी क्रिएट होती है बैकएंड में। ठीक है, ये चीज होती है। इस पे डील करने के लिए हमारे पास कई फंक्शंस हैं। जैसे अगर हम लिस्ट डॉट करते हैं, यहाँ पर गेट की, गेट टाइप, गेट वैल्यू लिस्ट, व्हाटएवर, ऐसे बहुत सारे फंक्शन और प्रॉपर्टी छोटी छोटी मिलेगी। रिमूव वही सारे हैं। एंड काउंट कंटेन्स की, कंटेन्स वैल्यू, कंटेन्स की, कंटेन्स वैल्यू इन द सेंस सर्च करने के लिए। जैसे हम कोई कीज, कोई वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, उसमें एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है, तो हम जनरली उसके लिए यूज कर सकते हैं कंटेन्स की, कंटेन्स वैल्यू। यहाँ पर आपको दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा सॉर्टेड लिस्ट जो कि पेयर में आता है, और दूसरा मिलता है हैश टेबल। हैश टेबल भी सेम ऐसा ही है, लेकिन दोनों में केवल इतना डिफरेंस है, एक ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, एक को सॉर्ट करना पड़ता है। मतलब सॉर्टेड लिस्ट पहले से सॉर्ट होती है और हैश टेबल को आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। दोनों ही डिक्शनरी क्रिएट करने के काम आती है, दोनों ही डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, दोनों से ही बनाते हैं डिक्शनरी। ठीक है, एक प्री सॉर्टेड होता है, एक को सॉर्ट करना पड़ता है। तो सिंपली चलते हैं, जैसे ये है, ऐसे हैश टेबल को यूज करके एक डिक्शनरी बनाते हैं और उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हैश टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास का, st इक्वल न्यू हैश टेबल, जस्ट st, एंड यहाँ पर कुछ हम डिक्शनरीज वैल्यू ऐड कर लेते हैं। st डॉट ऐड करके कुछ ऐड करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की मान दिया मैंने अमित, जैसे फोन नंबर, कुछ ऐसी वैल्यू मैंने ऐड की, और अब यहाँ पर हम कुछ और ऐड कर लेते हैं। कॉपी करता हूं मैं, पेस्ट 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 पेस्ट, That's phone number.
ये कुछ वैल्यू मैंने ऐड कर दी इसमें। अब मुझे मान लीजिए इस डिक्शनरी में से कुछ सर्च करना है, मतलब मैं चाहता हूँ किसी का नेम पुट करूँ, उसका टेलीफोन नंबर सर्च करूँ, तो जस्ट console.writeline पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो बताया था तो वही होता है उसके साथ। उसने बोला था कि इंडिया और पाकिस्तान के फाइनल होगा, तो अंदर लोग लगा रहा है इंडिया पाकिस्तान नहीं वो वाली बांग्लादेश को वर्किंग ले रहा है, बांग्लादेश बढ़िया खेल रहे हैं आजकल, बांग्लादेश के देखने की बांग्लादेश खेल रहे हैं क्या हाल है, दोनों पाकिस्तान का हारने का कारण क्या है? जो इंडिया में मैच होता है ना, पाकिस्तान ऑलरेडी उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो नीचे गिर रहा है, वो हमें पता है जब तुम किससे बदलने की भावना से करोगे ना सारा हार दिया। पंप मार वो वैसे के हाथ पर वहां पे रहते हैं। स्टेडियम में इंडिया का ग्राउंड ज्यादा होता है, कहीं भी चला जाए ग्राउंड देख लो, वो इंडिया से मतलब लगता है वो मैच इंडिया होता है, पाकिस्तान वालों को ऐसे हाथ पर पीछे हो जाते हैं। एसबीआई वाले जो बच्चे आए थे कल वहीं के क्या भी वो पलवल से वही तो नहीं है नहीं मैम मेरठ से बता रहे थे मतलब वो भी अरे मेरठ से अप डाउन करती है। चलिए ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया, इंटर नेम व्हाटएवर नेम इंटर करा लिया, ठीक है। और हम फाइंड करना चाहते हैं डिक्शनरी एंट्री में, हमने कहा यहाँ पर डिक्शनरी जस्ट st एंड हमने कहा अगर यहाँ पर इफ व्हाटएवर बट temp डॉट की इज इक्वल व्हाटर नेम, तो उस केस में क्या करेगा ये, लेट्स console.writeline number is but temp dot value and that's it, इसे आप लिख सकते हैं, that's it। इंटर नेम व्हाटएवर में डाला यहाँ पे जॉय, तो मैं देखता हूँ अब देख सकते हैं डिक्शनरी वर्क कर रही है। टाइप कास्टिंग एक्चुअली में क्या है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का बनता है हमेशा, और यहाँ पर स्ट्रिंग है ये, तो जनरली उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैच कराने के लिए, अदरवाइज ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में टाइप का डिफरेंस आ जाएगा, मैच नहीं कर पाएगा। कौन दिक्कत आ रही थी नहीं, यहाँ पर वार्निंग आ रही थी ना, एक बार हमसे हुई नहीं, हम तो देखते रहेंगे, होगा तो हुआ। शुरुआत में इसको ऑडिट कर दीजिए, कुछ नहीं है। हाँ, उसे ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के ये चीज है, ऐसे डिक्शनरी तैयार की जाती है। अगर आपको डिक्शनरी बनानी है, इसे तैयार करके इस पे आप प्रोग्रामिंग इस तरह से कर सकते हो।
स्पेशली ये डिक्शनरी का टास्क है। सर जैसे भी आपने ये डिक्शनरी एंट्री टैम्प इन एचटी लिखा हुआ है, तो अभी यहाँ टैम्प के अंदर की भी आ रही है और वैल्यू भी आ रही है। वैल्यू भी आ रही है, मतलब एक ही वैल्यू में दोनों चीजें स्टोर हो जा रही है। ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट में दोनों चीजें आ रही हैं। वो टेम्प जो है टेम्प एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और उस ऑब्जेक्ट में की भी है वैल्यू भी है। आपको क्या गेट करना है, आपको तय करना है। आपको की गेट करनी है, वैल्यू गेट करना। अच्छा, केवल की रिटर्न कराना है तो आप यहाँ यूज कर सकते हो जैसे st डॉट की, केवल की रिटर्न करेगा। वैल्यू किया तो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो बेसिकली अगर आपको एक रिटर्न कराना है और नॉर्मल st आप करते हो तो दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों लेना था यहाँ पे, क्योंकि हम कीज के बेस पे वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, इसलिए हमने नॉर्मल लिया और कीज के बेस पे मैच कराया कीज से नेम को और वहां पर उसकी वैल्यू रिटर्न कराई हमने। नोट कर लीजिए। सर हैश टेबल पेपर में आता तो मैं छोड़ देता क्यों नहीं लिखता था, बस एक पन्ने के क्यों नहीं लिखता था और कुछ नहीं लिखता था। ये प्रोग्राम अगर बनाता तो शायद तो अच्छे नंबर आए। इलेक्टिव में लिया था सर मैंने ये सब्जेक्ट, इलेक्टिव में 100 में से सर मेरे इसमें 48 नंबर आए। बाकी सर वही तकलीफ करते हैं यूपीटी में सर। नंबर पता है सर क्यों इतने कटे? मुझे उम्मीद थी करीब 60-65 के आसपास नंबर आएंगे। नंबर मैंने इसलिए कटे क्योंकि उसमें सर वो आया हुआ था बहुत यूडीटी आई और WSDL और सो प्रोटोकॉल, उनके बारे में पूरा डिटेल में आ गया था, लेकिन तो वो मैं पढ़ के नहीं गया था, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया था। इसीलिए 48 नंबर आए, पासिंग मार्क्स भी आ गया। तो ऐसे WDL के है क्या, मतलब पढ़ाएंगे आप बाद में? नहीं, WDL इसमें तो नहीं है। WSDL ना बाद में देखा था वो वेब सर्विसेज से रिलेटेड है। वेब सर्विस रिलेटेड है, वेब सर्विस API से रिलेटेड। हाँ सर, उसी से रिलेटेड है। देखेंगे कुछ होगा बताएंगे रिलेटेड तो। सर इसके बाद ASP चालू होगा ना? हाँ, नहीं डेटाबेस डेटाबेस से बोर हो गए सर, सर डीप पढ़ाना थोड़ा सा डेटाबेस ना भाई ऐसे बोरिंग है और बोर कर डीप पढ़ाना। सर ASP शुरू करिए सर, ASP लगा दीजिए। बिना डेटाबेस पढ़े कैसे SQL लोग करेंगे? डेटा को एक्सेस करने की सीखने को कैसे सर उसको लगे हाथ सीखने की लगे आप सिखा दीजिएगा। शाम को सर मैं भूल जा रहा हूँ, शाम को मैं 7 बजे आने के लिए सर मैं थोड़ा आने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ सर। क्यों? मेडिटेशन की थोड़ी क्या है ये? मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं आऊँगा तो सामने से मैडम को ठीक है 2-3 बार आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। कुछ लड़के यहाँ पर है ना, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं 8 बजे, पूरे दिन रहते हैं यहीं पे। और क्या 2-3 लड़के हैं ऐसे, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं यहीं पे, और आप बोल रहे हैं 2 बार आने की दिक्कत है। ठीक है सर, मैं भी Thank you.
सर आपने तो ये फोन नंबर वैल्यू है, इसको आपने डबल कोट में ले रखा है, सिंगल कोट में तो ले सकते हैं। कोई बात नहीं है, वो ऑब्जेक्ट वैल्यू जिस फॉर्म में लेना चाहो, हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया है, आप उसे न्यूमेरिक से देखनी है। लैब क्या लैपटॉप नहीं है, प्रोजेक्ट करके भी इनके एक पता है प्रोजेक्ट कराऊंगा सबके पास कैसा तो मैं चीजें प्रोजेक्ट करता हूँ। नीचे करना है इससे नीचे कहाँ करेगा, तो ज़्यादा नीचे हो गया बस। मोबाइल के बाद ये क्या होता है? नहीं भाई, लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है। मोबाइल टाइम पास करता है, लैपटॉप बहुत काम होता है। रिपीट अंटिल किस चीज में, किसके रेफरेंस? रिपीट अंटिल मतलब लूप है। हाँ, जब तक कोई कंडीशंस कहीं तक पहुंच नहीं जाती तब तक रिपीट करते रहो, वर्क करते रहो। हो गया, चलिए ठीक है। इसके साथ ही कलेक्शन की सारी क्लासेस खत्म होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास होता है जेनरिक कलेक्शन। जेनरिक कलेक्शन और जेनरिक, तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जेनरिक कलेक्शन है। यही सारी क्लासेस जो आप कलेक्शन में पाते हैं वही सारी क्लासेस आपको जेनरिक कलेक्शन में भी मिलती है। इसके अलावा एक आध बदल जाती हैं, लेकिन लगभग सारी क्लासेस जेनरिक कलेक्शन में भी मिलती है। दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि हम जब कलेक्शन में वर्क करते हैं तो हम यहाँ पर बिल्कुल टाइप सेफ नहीं है। टाइप सेफ इन द सेंस, जो भी वैल्यू हमारी इनपुट होती है या ये जो भी एंटर होती है वो ऑब्जेक्ट टाइप की होती है, जिसमें कोई भी टाइप की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। जबकि अगर हम जेनरिक के साथ वर्क करते हैं तो वहाँ पर हम सेफ होते हैं, टाइप सेफ होते हैं। हमें जब भी वैल्यू को एंटर करना होता है तो वहाँ पर हमें उसका टाइप जरूर स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम किस टाइप की वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। पर्टिकुलर जो टाइप आप स्पेसिफाई करेंगे वही टाइप की वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको डिलीट करता हूं और मैंने यहां पर बोला जस्ट लिस्ट
एक ली लिस्ट मैंने, और जैसे आप लिस्ट लेंगे आप एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आएगा आपको सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक लिस्ट, और यहाँ पर देखिए टी फॉर व्हाट, टी फॉर टाइप, टी फॉर टाइप, व्हाट टाइप, लिस्ट का टाइप स्पेसिफाई करें। जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट, फिर नॉर्मल हमने अरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने कोई टाइप नहीं दिया, नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन यहाँ पर जब आप जेनरिक कलेक्शन के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपकी क्लास का क्या टाइप रहेगा। ठीक है, बेसिकली जेनरिक कलेक्शन की जो क्लासेस हैं वो सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक नेम स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती है। आप देख सकते हैं ये सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक नेम स्पेस के अंदर, ठीक है। और जो कलेक्शन वाली क्लासेस होती है वो सिस्टम डॉट कलेक्शंस के अंदर होती है। एक बार इसको कमेंट कर दूं, आपको लिस्ट वगैरह नहीं मिलेगी, फिर से देखिएगा यहाँ पर देखिए लिस्ट नहीं मिल रही है, एरे लिस्ट मिल रहा है, सॉर्टेड लिस्ट मिल रहा है, तो लिस्ट नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि नेम स्पेस रेफर ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक के अंदर चलते हैं हम, तो यहाँ पर हमें मिलती है लिस्ट। लिस्ट का टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है हमें, जैसे मुझे इस लिस्ट में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डालनी है, तो हमने बोला यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। और हमने कहा मान लीजिए लिस्ट इक्वल न्यू वॉट एवर बट लिस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। बेसिकली ये लिस्ट बन गई और ये लिस्ट अब ये बोल रही है इस लिस्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो केवल स्ट्रिंग टाइप की होगी, मतलब ये लिस्ट है एज अ स्ट्रिंग वैल्यू के लिए केवल अब बनाई गई है। अच्छा, नॉर्मली जब आप मेथड बनाते हैं तो क्या होता है मेथड टाइम पे कि जब आपको मेथड में कोई पैरामीटर रिसीव करना होता है तो आप पैरामीटर का टाइप देते हैं, और जब हमें उसी मेथड को डिफरेंट बिहेवियर में या डिफरेंट टाइप के पैरामीटर में कॉल करना होता है तो हम इसे ओवरलोड कर देते हैं, उसके कई वर्जन बना देते हैं। ठीक है, तो उस केस में होता क्या है कि हमें कई मेथड इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, कई मेथड इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा ड्रॉबैक है, कोडिंग ज्यादा करनी पड़ती है, और यूजर जैसी मेथड कॉल करता है, जैसे पैरामीटर देता है उसी मेथड कॉल हो जाती है। जेनरिक में फैसिलिटी होती है कि आप इतनी मेथड बनाने की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो, आपको इतनी मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही मेथड बना दो, उसका एक कॉमन टाइप दे दो। जब यूजर उस मेथड को कॉल करने जाएगा, उस क्लास को कॉल करने जाएगा, तो वह वहां पर अपना टाइप स्पेसिफाई करेगा, किस टाइप की वैल्यू से स्पेसिफाई करनी है या पुट करनी है, और फिर वो मेथड उसी टाइप की वैल्यू को रिसीव करेगा। डजंट मैटर, यूजर स्ट्रिंग कर सकता है, डजंट मैटर डबल करे, वो इंटीजर करे, व्हाटएवर कुछ भी करेगा। मतलब आप इतनी ढेर सारी मेथड इंप्लीमेंट करने से बच सकते हैं जो ओवरलोडिंग के दौरान बहुत सारी करते हैं, क्योंकि वहां पर जो टाइप होगा वो टाइप लिस्ट जो है, यहाँ पर इसका जो टाइप है ये टाइप कहीं पहले से स्पेसिफाई नहीं होता है। पहले जब बनाई गई होगी ये लिस्ट, उसका टाइप जो है कॉमन टाइप रखा जाता है, और वो टाइप बताया जाता है कि जब यूजर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो खुद अपना टाइप स्पेसिफाई करेगा, उस क्लास में उसे किस टाइप की वैल्यू को रखना है, इस एरे में से किस टाइप की वैल्यू रखना है। ठीक है, अगर आप इसे देखना चाहें तो इस पर राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन पे इसकी जाए, तो आप यहाँ पर देखिएगा इस लिस्ट में कैसे बनाई गई है। यहाँ पे पब्लिक क्लास लिस्ट, और यहाँ पे देखिए एंगुलर ब्रैकेट दिया गया टी फॉर जस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, अब ये कॉमन टाइप का मतलब है कि जब ये यूजर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ये टाइप उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और जो टाइप को स्पेसिफाई करेगा उसी टाइप की वैल्यू को ये रिसीव करेगा। ये रिस्ट्रिक्शन लेवल होता है। ठीक है, और फायदा क्या है, फाउंडेशन हो जाएगी सर जेनरिक में, तो हम फाउंडेशन हो जाएगी। शुरुआत में कोडिंग ना कर स्ट्रिंग दे दिया तो फिर पूरा स्ट्रिंग में ही काम करना पड़ेगा। टाइप सेट भी हो गए ना हम भाई, देखिए टाइप सेट यहाँ पे हो रहे हैं भाई। हमने बोला हमें स्टूडेंट का मार्क्स चाहिए था, मार्क्स स्टोर कराना है, हमें पता है मार्क्स हमारी डेसिमल वैल्यू होगी। हाँ, मार्क्स डेसिमल या इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी तो भाई जब क्लास को बनाया तो इंटीजर स्पेसिफाई करे। अदरवाइज हमने अगर ऑब्जेक्ट टाइप डिफाइन कर दिया, कोई और टाइप डिफाइन कर दिया, फिर तो वहां पर रॉन्ग एंट्री आने के लिए पॉसिबिलिटी बन जाएगी ना, यूजर कुछ भी रॉन्ग डाल सकता है।
बल्कि उसमें कुछ और वैल्यू डाल दिया तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, फिर जब आप उसमें कैलकुलेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा वो। एरे में था, लेकिन एरे के साथ प्रॉब्लम और क्या थी, वहां पर हम साइज के साथ भी बाउंड थे। यहाँ पर साइज के साथ बाउंड नहीं है। दूसरी कंडीशन है, एरे जो होता है वो स्टैक मेमोरी में क्रिएट होता है, और ये जो है हीप मेमोरी में बनता है। ये रेफरेंस टाइप है, वैल्यू टाइप होता है, जिसमें अगर हमें लार्ज अमाउंट में डाटा रखना होता है तो हम एरे प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि एरे जब लोड होता है तो मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ये केवल ऑन डिमांड मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। हाँ, हीप मेमोरी रेफरेंस टाइप, क्योंकि जो क्लासेस हैं ये रेफरेंस टाइप के डाटा टाइप में आते हैं, और एरे जो है वो स्टैक टाइप में होता है, वैल्यू टाइप में आता है, और वैल्यू टाइप का नेचर होता है डायरेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है। अब हमने बहुत सारा लंबा सा अगर रिकॉर्ड हमारे पास है, डाटा है, हमने एरे में स्टोर कर दिया, जैसे एरे लोड हुआ मेमोरी में लोड हो गया, वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली। अगर हमने इस चीज को स्टैक में डाल दिया, सॉरी रेफरेंस टाइप में डाल दिया हीप में, तो बेसिकली वो एप्लीकेशन लोड होगा तो मेमोरी लोड ही नहीं होगी, वो मेमोरी तब लोड होगी जब यूजर डिमांड करेगा। मेमोरी मैनेज करने के लिए भी बेटर है, मतलब जहां पर बहुत लंबे अमाउंट में डाटा स्टोर करना होता है वहां पर यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं इंडेक्सर। इंडेक्सर ही इसे प्रेफर करता है, इसे बनाता है एरे टाइप को। इंडेक्सर जस्ट क्रिएट क्लास मेंबर इन वर्चुअल एरे। इंडेक्सर जो होता है आपके क्लास के मेंबर को वर्चुअल एरे में कन्वर्ट कर देता है, तो रहेगा वो मेंबर ही, नॉर्मल क्लास का मेंबर ही रहेगा, लेकिन जब उससे डील करना चाहेगा तो आपको एरे की तरह ट्रीट करेगा, जैसे आप लिस्ट को, सॉर्टेड लिस्ट को, अरेंज को यूज कर रहे हो। ये एरे थोड़ी ना है, ये क्या है, ये सब क्लासेस है। क्लास के नंबर में तो फिर मेथड होते हैं ना, डेटा होता है, दो चीजें होती हैं। इंडेक्सर होता है, वही होता है, इंडेक्सर भी होता है। इंडेक्सर होता है। इंडेक्सर का कॉन्सेप्ट सारा भी नया है, मेरी आपके नया है, सबके नया भाई। इंडेक्सर में बता देगा आप लोगों को, स्किप हो गया होगा, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। इंडेक्सर सेम ही अलग ना, इंडेक्सर एक्चुअल में इंडेक्स वर्ड से ही लिया गया है, थोड़ा सा इंडेक्सर नाम रखा गया है एरे की तरह डील करने के लिए, जस्ट फॉर एरे, क्योंकि जब हम इंडेक्स नाम लेते हैं हमें दिमाग में आता है एरे का कंसेप्ट, क्योंकि इंडेक्स एरे बनता है, और इंडेक्सर भी एरे की तरह ही ट्रीट करता है, इसलिए उसका इंडेक्सर नाम रखा गया है। तो बेसिकली इंडेक्सर की फैसिलिटी होती है कि इंडेक्सर के थ्रू आप अपने पर्टिकुलर क्लास के मेंबर को एक एरे की तरह ट्रीट कर सकते हो। एरे बनता नहीं है, लेकिन एरे की तरह ट्रीट कर सकते हो, जिसे बोलते हैं वर्चुअल एरे, जो एरे है नहीं लेकिन एरे की तरह ट्रीट करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होता है कि अगर आपके पास आपकी क्लास में बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे थे, आपकी लिस्ट डाल दी, एक लंबी सी लिस्ट पड़ गई, उसमें से किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप उसको एरे की तरह लूप लगाकर एक्सेस कर सकते हो, जैसे हम लूप लगा कॉलेज लगा के कर रहे हैं। वो इंडेक्सर की फैसिलिटी है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। अगर इंडेक्सर ना होता फॉर लूप लगा करके इस तरह से एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट टाइम में क्लास में इसको इंडेक्सर को बता दूंगा एग्जांपल कैसे करते हैं इसको। और अगर आप देखेंगे इसके अंदर कितनी सारी मेथड है, ऐसी बहुत सारी मेथड है, और फाइनली अगर देखेंगे आप तो इसमें एक इंडेक्सर बना होता है, ये इंडेक्सर है इसका। इसे कमेंट को अगर पढ़ें आप, पब्लिक टी दिस, यहाँ पर टी फॉर टाइप है, टाइप वो कॉमन टाइप है, एंड एंटी डिक्स, देखिए इंडेक्स इसका बना है और उस पर गेट सेट प्रॉपर्टी लगी है। तो इंडेक्स बेस पर क्या करता है, वैल्यू को सेट करेगा और रिटर्न करने की फैसिलिटी देगा। जैसे आप एरे को डील करते हैं वैसे आप इसे भी डील कर सकते हैं, ये फैसिलिटी इसमें होती है। इंडेक्सर जस्ट आपकी क्लास के मेंबर को एक वर्चुअल एरे में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आप एक एरे की तरह उसे ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, इसी की वजह से ये चीज होती है। दूसरी चीज है लिस्ट की बात करें हम, तो लिस्ट में जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो यहाँ पर हम पूरी तरह से टाइप देते हैं, यहाँ पर हम टाइप देते हैं, यहाँ पर हमने लिस्ट का टाइप डिफाइन कर दिया तो केवल उसी वैल्यू के साथ डील कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर हम साइज का बाउंड नहीं है, प्लस ये रेफरेंस टाइप का डेटा टाइप में आता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में इसमें बेटर है। ठीक है, मिला जुला के इतने एडवांटेज होते हैं।
एंड अगर आप यहाँ पर अब करते हैं लिस्ट डॉट ऐड मेथड को कॉल करते हैं, मेथड तो वही रहेंगी लेकिन यहाँ पर देखिए दे रहा है अभी स्ट्रिंग आइटम, मतलब यहाँ पर जो आइटम आएगा केवल वो स्ट्रिंग आ सकता है और कोई आइटम नहीं आ सकता। ठीक है, ये कंडीशन होती है। बाकी मेथड जितनी रही ऐड रेंज रिमूव ऐड वही सारी मेथड रहेंगी पुरानी कलेक्शन वाली ही, बट इसका नेचर बदल जाएगा बस। कोई डेटा फिर हमें लिस्ट में नंबर भी मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं स्ट्रिंग, लेकिन फॉर्मेट स्ट्रिंग रहेगा, होगा कुछ भी फॉर्मेट स्ट्रिंग होना चाहिए। सर ये तो इजी हो गया ना, जैसे क्योंकि आप बता रहे थे यूजर जो भी इनपुट करता है वो एज ए स्ट्रिंग ही मतलब दिया जाता है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं लेके चल सकते, नंबर हो क्या कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर बस कंडीशन इतनी है कि जब इस लिस्ट को आप तैयार करेंगे तो लिस्ट का टाइप आपको पहले से स्पेसिफाई कर देना पड़ेगा। इस लिस्ट में किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, जो टाइप आप स्पेसिफाई कर देंगे केवल वही टाइप की वैल्यू रिसीव करेगा, ये दूसरी टाइप की वैल्यू ये रिसीव नहीं करेगा। टाइप तो स्ट्रिंग हो गया ना, अब टाइप स्ट्रिंग दे दो, इंटीजर दे दो, डबल दे दो, बूलियन दे दो, आपकी मर्जी, वो तो आप जब क्लास फाइल बनाएंगे तभी देंगे। स्ट्रिंग दे दी हमने, इसमें अब ऐसा कोई टाइप बताना चाहिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी स्ट्रिंग छोड़कर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर देते हैं 10 इंटीजर है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखिए बोलेगा क्या, एरर आ रही है यहाँ पे, कह रहा है कि द बेस्ट ओवरलोडेड मेथड फॉर द सिस्टम हैज सम इनवैलिड आर्गुमेंट। यहाँ पर जो वैल्यू इसमें आएगी इस मेथड में केवल स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, और टाइप की वैल्यू आप नहीं डाल सकते। तो यूजर को भी डबल कॉमा नहीं वो करना पड़ेगा ना, यूजर देखा तो उसको स्ट्रिंग नहीं आता है, क्योंकि हर वैल्यू स्ट्रिंग में आती है, उसको तुम टाइप कास्ट करते हैं, यहाँ उस वैल्यू को डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी जब हम लोग सेट करते हैं, जनरली एमवीसी वगैरह यूज करते हैं, तो हम लोग टेबल से वैल्यूज को उठाते हैं, तो टेबल में तो हर पर्टिकुलर कॉलम का टाइप होता है, तो वहां पर उसके टाइप के हिसाब से हमने प्रॉपर्टी सेट करते हैं कि अगर उधर इंटीजर है तो इधर इंटीजर दिया, उधर स्ट्रिंग है तो इधर भी स्ट्रिंग दिया, तो उसी के हिसाब से लिस्ट जनरेट होती है कि भाई आईडी है, आईडी इंटीजर है तो इंटीजर टाइप की लिस्ट जनरेट हो गई, उधर नेम स्ट्रिंग है तो नेम टाइप की स्ट्रिंग लिस्ट जनरेट हो गई, और फिर इसी लिस्ट को हम ले जाकर अपने व्यू पर शो कराते हैं। ठीक है, ओवरऑल इसका एक कंसेप्ट होता है। इसी जो हम स्ट्रिंग फॉर्मेट देते हैं तो रिसीव कर लेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट दे दिया तो आपने रिसीव कर लेगा, क्योंकि हमेशा ही स्ट्रिंग वैल्यू को रिसीव करता है। ठीक है, अच्छा इसी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आप चाहें डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। हमने बोला भाई पेस्ट किया, हमने बोला इंटीजर टाइप आईएनटी दे दिया, आईएनटी दे दिया, लिस्ट 2 दे दिया मैंने। देखिए अब ये जो लिस्ट 2 है ये क्या रिसीव करेगा, केवल क्लास देखिए एक ही है। इस क्लास का हम अगर 10 बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 10 बार इसका अलग अलग टाइप दे सकते हैं, और 10 बार ये मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 10 बार 10 बार मेमोरी लेगा, और 10 बार मेमोरी लेगा तो 10 बार अलग अलग टाइप की वैल्यू रिसीव करने की कैपेसिटी भी रखेगा। जैसे पहले बना स्ट्रिंग रिसीव करेगा, दूसरा बना इंटीजर रिसीव करेगा, तीसरा बना डबल रिसीव करेगा, व्हाटएवर। ठीक है, तो बेसिकली जेनरिक का नेचर होता है। जेनरिक में हम टाइप सेफ होते हैं, कलेक्शन में टाइप सेफ नहीं है, जेनरिक में टाइप सेफ होते हैं, जिससे हमारी वैल्यू का टाइप हमें पता चलता है हमें किस टाइप की वैल्यू पुट करनी है। रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, हम इसी टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, दूसरे टाइप की वैल्यू को नहीं रख सकते। इसमें भी स्टैक और क्यू और वो सॉर्टेड लिस्ट सब चीजें वैसे हैं। इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा, हैश टेबल दिखाऊं, देखिए हैश टेबल नहीं था, हैश सेट है यहाँ पे इसकी प्लेस पे। यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट है, सॉर्टेड लिस्ट देखेंगे आप, वो जो एक तो ये है, और एक यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर टी की टी वैल्यू। अगर हमने ये जैसे लगाया एंगुलर ब्रैकेट, यहाँ पर आ गया टी की टी वैल्यू, मतलब आप की का टाइप स्पेसिफाई करें और वैल्यू का भी टाइप स्पेसिफाई करें। दो वैल्यू जाएगी, एक टी की एक और वैल्यू। तो की का जैसे मान लीजिए मैं दिया यहाँ पे इंटीजर ना, और वैल्यू का दिया मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पर लिख सकता ओबीजे इज इक्वल न्यू। तो अब आप देखेंगे ये जो लिस्ट बनेगी इसमें जो की आएगी वो इंटीजर टाइप की रिसीव होगी, और जो वैल्यू रिसीव होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। यहाँ पर हम भी टाइप सेफ हो गए, जब की और टाइप का हमारे पास जो स्पेसिफायर है, स्पेसिफाई हो गया कि ये पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू को ही रिसीव करेगा।
अगर आप यहाँ पे ओबीजे डॉट ऐड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर दे रहा है ऐड आईएनटी की स्ट्रिंग वैल्यू। हाँ, तो की जो आएगी वो डिजिट टाइप की होगी, स्ट्रिंग वैल्यू जो होगी स्ट्रिंग टाइप की होगी। क्यू में भी वही चीज है, यहाँ पर क्यू यूज करते हैं, क्यू में भी वही टाइप दे दीजिए आप, क्यू का टाइप जो भी होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस केवल यही एंगुलर ब्रैकेट लगा कर उसमें टाइप देना है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो आ गया वो जेनरिक हो गया, जो नॉर्मल है वो कलेक्शन हो गया। ठीक है, और दोनों में फर्क इतना है कि टाइप सेफ है, टाइप सेफ नहीं है। आप क्यू, जेनरिक, क्यू, स्टैक, सॉर्टेड लिस्ट, ये सारा का सारा यूज कर सकते हो। बात समझ आ रही है? ये पूरा कलेक्शन और जेनरिक का कलेक्शन, कलेक्शन जेनरिक, नेक्स्ट है जेनरिक। कलेक्शन अभी देखा आपने, कलेक्शन जेनरिक देखा, कलेक्शन जेनरिक है ये जेनरिक कलेक्शन बोलो डजंट मैटर, लेकिन ये जेनरिक के साथ वर्क करता है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा केवल जेनरिक। अच्छा, ये सारी मेथड मैंने इंप्लीमेंट करके दिखाई नहीं, इनकी सारी मेथड को आप लोग सिस्टम पे इंप्लीमेंट करके चेक करिएगा करके। उस फाइल में, नोट्स वाली फाइल में सारा मेथड दिया गया है, उसे एक एक करके इंप्लीमेंट करके चेक करिएगा। चलिए, इसके बाद जेनरिक की जब हम बात करें तो बेसिकली जेनरिक जो है इसे बोलते हैं कि एक तरह का यूजर डिफाइंड टाइप होता है, जिसमें क्लास का और मेथड का जो टाइप होता है वो यूजर डिफाइन करता है एट द रन टाइम, कि उसे उसमें उस मेथड में किस टाइप की वैल्यू रिसीव करनी है, किस टाइप की वैल्यू के साथ वर्क करना है। डेटा टाइप नहीं, यूजर डिफाइंड टाइप। यूजर डिफाइन मतलब क्लास और मेथड का जो टाइप होता है यूजर डिफाइन करता है। फिर और एक चीज होती है जेनरिक जो है यूजर डिफाइंड टाइप होता है, जिसे यूजर रन टाइप में डिक्लेयर करता है कि उसके मेथड के पैरामीटर्स किस टाइप के होंगे या क्लास के पैरामीटर्स किस टाइप के होंगे। क्लास के टाइप किस टाइप की, क्लास किस टाइप की बनेगी। रन टाइम में हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि क्या पैरामीटर होंगे, उनका टाइप क्या होगा। दूसरी चीज है कि जेनरिक जो है या मेथड ओवरलोडिंग को ओवरकम करता है। ओवरलोडिंग को, मेथड ओवरलोडिंग को, मेथड ओवरलोडिंग को ओवरकम करता है। सर लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बड़ा अजीब सा लग रहा है कि रन टाइम में कैसे हो सकता है सर, पॉसिबल
लगता नहीं क्योंकि सेम ब्रैकेट के अंदर हम एक बार में एक ही डेटा टाइप की वैल्यू देंगे ना फिर जैसे हमने देखिए है जल्दी बना दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जल्दी बना दिया गया मेथड ओवरलोडिंग खत्म हो गई है। मेथड ओवरलोडिंग का अपना फायदा है, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग जब वर्जन बनाते हैं तो हर चीज को अलग अलग डिफरेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, अगर हमने टाइप दे दिया, एक तुम्हारे जो पैरामीटर्स होंगे वो सेम टाइप के पास होने होते हैं। एग्जाम्पल में करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम बाहर चलते हैं, यहाँ पर इस मेथड से बाहर एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक लेट्स वाइड सम ना। सम नॉर्मली अगर हमें जल्दी बनाना है इसे, यहाँ पर हम लगा देंगे ऐसे, और व्हाटएवर अब यहाँ पर दे दें कुछ टी दे दिया, ठीक है, ब्रैकेट लगाया हमने यहाँ पर। अब हम यहाँ पे करेंगे टी, मान लीजिए दिया मैंने, सॉरी टी एक्स कॉमा टी वाई, ठीक है, लेट्स यहाँ पर हम करते ये हैं सिंपली लेट्स वायर r इज इक्वल x प्लस y एंड रिटर्न व्हाट, ठीक है। डेटा टाइप देना ये करती है। नहीं ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत तो ऊपर से सही है। नहीं उससे मतलब नहीं होता है, यहाँ पर उसके लिए नेसेस कुछ नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक है किसी कीवर्ड में। दिस
पार्टी है ब्रेक खाना नहीं फिलहाल के लिए कभी मैं एडिशन नहीं करता हूँ यहाँ पे, मैं सिंपली कर देता हूँ यहाँ पे। बाद में देखो इसको मैं जेनरिक में जो समझाना चाहता हूँ मैं बेसिकली, अगर हम इस मेथड को यहाँ पे कॉल करते हैं सम को, सम के साथ जो पैरामीटर्स अप्लाई होते हैं यहाँ पर हमें उसका टाइप देना पड़ता है। जैसे हमने कहा अगर इंटीजर, तो ये मेथड दोनों वैल्यू जो है वो इंटीजर रिसीव करेगा, और अगर हमने यहाँ पर दे दिया होता स्ट्रिंग, तो यह मेथड यहाँ पर अब दोनों स्ट्रिंग वैल्यू रिसीव करेगा। यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो ये होता है कि यहाँ पर जो टाइप होगा वो कॉमन हो जाता है, और ये जो टाइप होता है ये हम रन टाइम डिक्लेयर करते हैं कि उस मेथड का टाइप क्या होगा, उसमें किस टाइप के पैरामीटर रिसीव होंगे। ठीक है, ऑपरेशन किस वजह से नहीं हो रहा है, ऑपरेशन को हम देखेंगे बाद में उसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है। लेकिन जनरली का जो कंसेप्ट है वो यही होता है इसमें कि आप रन टाइम में अपने मेथड के पैरामीटर के टाइप को स्पेसिफाई करते हैं कि किस टाइप के पैरामीटर को रिसीव करेगा। जो आप यहाँ भी कर रहे हैं, आपने यहाँ पर कोई टाइप नहीं बताया, इंटीजर लेगा, स्ट्रिंग लेगा, डबल लेगा। जब आप उसे कॉल कर रहे हैं तब आप कॉलिंग का टाइम बता रहे हैं कि स्ट्रिंग लेगा, इंटीजर लेगा या क्या लेगा। जो टाइप आप यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे उसी टाइप की आपको वैल्यू यहाँ सप्लाई करनी पड़ेगी, और वही वैल्यू आपकी जाता है अंदर प्रोसीड होगी। ठीक है, तो ये चीज होती है। अगर हमने यहाँ पर अभी दोनों के इंटीजर पर नहीं किया, तो इंटीजर में हमने सप्लाई कर दिया मान लीजिए 10, तो ये रिसीव करेगा। सेकंड टाइम अगर हम इसको कॉल करते हैं सम स्ट्रिंग, हम यहाँ पर दोनों वैल्यू देनी पड़ेंगी। स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जेनेरिक का टाइप होता है। अब एक मेथड को जितनी बार, मतलब जैसे हमने नॉर्मली, अब इसे आप ओवरलोडिंग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वर्जन कॉल किया, यहाँ पर एक अगला वर्जन कॉल किया, एक अगला वर्जन कॉल किया, ये वर्जन ये स्ट्रिंग टाइप का ले रहा है, ये इंटीजर टाइप का ले रहा है। ठीक है, लेकिन मेथड तो एक ही है, ये उसका जेनेरिक है, इसे हम बोलते हैं उसका जेनेरिक। ठीक है, जेनेरिक को कल वाला क्लासेस को और इनके मेथड्स को इंप्लीमेंट करके मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। हाँ, दोनों होंगे, दोनों कॉल किया आपने तो दोनों प्रिंट होने हैं, दोनों मैटर नहीं है। 10 40 1 2 मेंशन ये है कि यहाँ पर आपके मेथड एक ही है जो दो टाइप का बिहेवियर क्रिएट कर रही है। पहला बिहेवियर इसका है इंटीजर रिसीव करने का, दूसरा बिहेवियर स्ट्रिंग रिसीव करने का। जबकि आप मेथड ओवरलोडिंग करते तो ऐसी दो मेथड आपको बैकएंड में इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। नहीं, जेनेरिक फाइल फिर जेनेरिक हो गया, जेनेरिक साथ हम लाते हैं जब इंडेक्सर, तो ये जो एरे लिस्ट वगैरह बनी हुई है, क्लासेस बनी हुई, जेनेरिक कलेक्शन बना हुआ क्लासेस, वही सारी लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं।
उसी के ऊपर। तो यानी हमें जो कलेक्शन है और कलेक्शन जनरेट और एक कैंपिंग तीनों अलग अलग चीज़ें हुई है।